हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल और आप सभी का वेलकम है हमारे थर्ड लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। तो बातचीत में बस थोड़ा मोड़ा बातचीत ये कि कैसा पढ़ाई हो रहा है आप लोगों का, वो सारा अपडेट देते रहिए, बताते रहिए, क्योंकि मोटिवेशन यहीं से मिल रहा है, आपके वर्क से मिल रहा है, आप कितना सीख रहे हैं उससे मोटिवेशन मिल रहा है। तो प्लीज बताते रहिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, वो हमेशा अपडेट कर रहे हैं अपना वर्क कैसे वो कर रहे हैं, सारा चीज। तो ये चीज करते रहिए, जुड़े रहिए, तो पता चलता है कि हाँ इधर से भी मेहनत हो रहा है और उधर से भी मेहनत हो रहा है। तो अभी कुछ बातचीत ये कि कई बार क्या हो रहा है कि अगर वॉइस क्वालिटी में अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप ईयरफोन का यूज कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा इक्विपमेंट्स की कमी है, माइक की कमी है, लॉकडाउन के कारण परचेज नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी है। अगर कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप ईयरफोन का यूज करें, वॉइस वहां पर एकदम क्लियर है, ठीक है। और एक बात ये बताना चाहते हैं कि एक और स्टूडेंट हम लोगों से कांटेक्ट किए जिनका नाम है मिंटू कुमार, और वो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, डेजलिंग पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे भी ग्रुप में आना है, तो उनका भी ग्रुप बन गया है, उनके स्कूल का मिनिमम 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डाउट डिस्कशन हो, होमवर्क सबमिट हो, सारा ही चीज, तो आप वहां पर आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो जीमेल का आईडी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर अभी शो कर रहा है, आप उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। और फेसबुक पेज भी हमारा गाइडेंस का है, जो कि देखिए ऊपर शो हो रहा है, इसे भी आप यहां से भी जाके अपने डाउट्स को, अपने क्वेरी को वहां पर पूछ सकते हैं। जिस तरह से भी हो कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से सोशल मीडिया में भी जिस तरह से भी हो, ताकि आप तक पहुंचे और आपका जो भी दिक्कत हो रहा है वो सारा चीज जल्द से जल्द छू मंतर हो जाए, है ना। तो चलिए, और एक चीज और, हाँ, अगर किन्हीं को लगता है कि सर थोड़ा फास्ट होना चाहिए, थोड़ा स्लो में है, तो आपके YouTube में एक ऑप्शन है, आप ऊपर में 3 डॉट्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर स्पीड होता है वीडियो को देखने का। नॉर्मल में, अभी नॉर्मल में आप लोग सुन रहे होंगे, तो अगर आप चाहते हैं स्पीड को थोड़ा बढ़ाना तो वहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ताकि लेक्चर थोड़ा फास्ट में चल जाए। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं ठीक है नॉर्मल, तो आप इसी मोड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी जो बातचीत थोड़ी बहुत होगी वो बाद में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है टॉपिक, जो आज का हमारा जो डिस्कस होगा वो क्या क्या है। सबसे पहला ये कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन भी आपको जानना है कि वो क्या होता है, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। फिर सेकेंड है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, डिफिनेशन, एग्जाम्पल भी। फिर ये देखिए एक थर्ड जो है ना आपका, ये क्या लिखा हुआ है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज होता है ना, अगर यूज हो गया तो वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नीड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, क्यों किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसका डिफिनेशन भी आपको जानना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जो करते हैं उसके लिए डिफिनेशन, क्योंकि सीबीएसई क्या है ना, छोटा छोटा चीज आपसे पूछ लेगा। आप मान लीजिए अगर फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप छोटा सा चीज लाइट का डिफिनेशन भी पूछ सकता है, और मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिरर का भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे चीजों को भी लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में तो बहुत हाई फाई चीज पूछा जाएगा। छोटा छोटा चीज में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बोर्ड एग्जाम है तो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ बड़े बड़े डेफिनेशंस पढ़ने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे छोटे चीज भी आते हैं। तो हर तरह से हम लोगों को लेकर चलना है।
तो इसका डिफिनेशन और इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग का। तो ये चीज अभी हम लोग जो है इसको कवर करते हैं। आज के क्लास में हमारा ये रहेगा। तो करते क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो ये अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं आज के टॉपिक को तो आप नोट डाउन कर लीजिए और समय को देखते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर स्लाइड को चेंज करते हैं और जो हमारा पहला जो हेडिंग है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारा पहला जो टॉपिक था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, उसको यहाँ पर बोर्ड पर लिख चुके हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से इस डिफिनेशन को अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स भी बनता चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कॉपी पास में रखिए और नोट डाउन करते चलिए, एक बार में ही सारा चीज हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट है इट इज द केमिकल इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in the reactants and products। तो इस चीज को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है डिफिनेशन में। सबसे पहली बात ये कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे इक्वेशन में, उनके जितने भी एटम्स होंगे उनका जो भी नंबर होगा, रिएक्टेंट ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट के एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो जितना भी है टोटल, इधर का प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट के एटम हैं उनका टोटल नंबर अगर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो एग्जांपल से इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा LHS है इधर और ये RHS, और मालूम है कि जो LHS वाले होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और इधर वाले प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले देखते क्या है कि रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में ये पहला वाला जो एलिमेंट, इसका नाम क्या है, जिंक। ये सब आप लोग अब समझते होंगे ना। उसके बाद फिर आते हैं तो हाइड्रोजन, फिर ये देखिए सल्फर, फिर ये देखिए ऑक्सीजन। जो रिएक्टेंट में जो जो एलिमेंट होते हैं ना, प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट होंगे। तो प्रोडक्ट वाले साइड में भी अगर आप इस तरह से कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। ZnH, पहले हाँ ठीक है H, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो अभी हम लोग करते क्या है ना कि यहां पर चेक करते हैं कि जिंक का कितना एटम है। आप इधर देख सकते हैं जिंक का कितना एटम है, एक एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है, एटम कैसे पता चलता है, कोई भी एलिमेंट के नीचे जो न्यूमरल नंबर लिखा रहता है उससे पता चलता है कि उसका टोटल एटम कितना है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। सल्फर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना, 4, तो इसका कितना एटम हो गया था। अभी फिर हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं इस साइड में। तो इस साइड प्रोडक्ट वाले साइड में देखिए जिंक कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 है। हाइड्रोजन यहां देख लीजिए फिर कितना है, 2 है। सल्फर कितना, कुछ नहीं, तो क्या 1। ऑक्सीजन 4। आप देख सकते हैं जिंक भी इधर 1, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी जिंक का एटम 1, हाइड्रोजन का एटम इधर 2, उधर भी 2, सल्फर इधर 1, उधर भी 1। तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशंस में जितने भी एलिमेंट है अगर उनका एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है तो वैसे केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अभी अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको भी इसी में समझ लेते हैं, बड़ा आसान से, बस थोड़ा सा चीज चेंज है। नाम से ही लग रहा है अनबैलेंस्ड, मतलब जो बैलेंस नहीं है।
बराबर इक्वल नहीं है। तो जो डिफिनेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का है ना, सेम उसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर लिख देना है अनइक्वल। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, अनइक्वल। किसके लिए करना है ये काम, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। सेम डिफिनेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, बस यहाँ पर अनइक्वल लिख देना है। जो बराबर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, और एक्चुअल में जब बराबर हो जाता तो क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। अगर नहीं होता है तो अनबैलेंस्ड, है ना, क्लियर है ना। बाइसाइकिल चलाते हैं, बैलेंस बना रहता है एकदम, तो एकदम सीधा जाते हैं। जैसे ही अनबैलेंस्ड होता है, किसी एक तरफ फोर्स ज्यादा लगता है तो उधर गिर जाते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को, ताकि उससे और क्लियर हो जाए, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल लिखते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होता ना इसका, तो ये टूटकर H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अगर आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप रिएक्टेंट वाले साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है 1। इधर अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है 2। तो देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी देखिए जो लिखाए थे ना टॉपिक जो था, उसमें थर्ड टॉपिक अब हमारा आ जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज हो चुका है, तो इसलिए उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के लिए अगर डिफिनेशन में अगर आप जाते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस which simply represent the formula and symbol of the reactant and product that is taking place in any chemical reaction। ठीक है, आप बड़ा आराम से इसको सुनकर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। समझने के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, डेफिनेशन में जो बात बोले हैं वो क्या बोले हैं, वो चीज को क्लियरली समझिए। स्केलेटल, ये आप लोग टॉपिक में लिख लिया है ना वहां पर, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट में जो भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट, उसका सिंबल और फॉर्मूला को बस रिप्रेजेंट करके लिखा रहता है। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या तो बैलेंस्ड भी हो सकता है या अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। देखिए ये ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें एलिमेंट का सिंबल या किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है और कुछ भी चीज नहीं है, और कुछ भी चीज नहीं है। तो अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ है कोई भी केमिकल इक्वेशन, तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इवन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अगर केमिकल इक्वेशन से, तो उसको स्केलेटल बोलते हैं। और अगर आप चेक करते हैं तो देखिए बैलेंस्ड भी है। और अगर दूसरा एग्जांपल में अगर आप जाते हैं तो H2O जब ब्रेक हुआ तो H2 प्लस O2। अब देखिए ये भी एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला और एलिमेंट का सिंबल ही दिया हुआ है, यहाँ पर बाकी और कोई कुछ भी चीज नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आप देख लीजिए ये अनबैलेंस्ड है, तो इसीलिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। सिंपल सा बात यह है कि ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें कि सिर्फ एलिमेंट का सिंबल, कंपाउंड का फॉर्मूला ही लिखा रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको जो डिफिनेशन बताए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का, वो आप सुनकर उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए।
तो आप एक बार कॉपी में चेक कीजिए कि आपका फोर्थ नेक्स्ट टॉपिक क्या था। वो था नीड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो करते क्या है कि आप इसको कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अभी स्क्रीन पर लिख देते हैं ताकि आप वहां से फिर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो यहाँ पर आ चुका है, वो है कि क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मतलब why there is a need for balancing any chemical equation। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, है ना। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, बैलेंस क्यों करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। तो अभी आप देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो उसको आपको देखना है कितने मार्क्स का आ रहा है, 1 मार्क्स का आ रहा है या 2 मार्क्स का आ रहा है। क्योंकि सीबीएसई क्या चाहता है ना, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा आप उसको उतने ही वर्ड में लिखिए। वो ज्यादा ऐसे टाइप नहीं चाहता है 1 मार्क्स में आप बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, उसके लिए क्या है, 1 मार्क्स वाला अगर है आपका क्वेश्चन तो उसके लिए आप आंसर इतना बड़ा लिखिए, और 2 मार्क्स वाले अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको ऐसे लिखिए। ऐसे आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आप पेज नंबर 15 एक्सरसाइज में है, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसी में है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो आप वहां से उसका यहाँ पर आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, आप लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन बुक आपके पास आ जाएगा अवेलेबल। क्योंकि एनसीईआरटी ना, ये एनसीईआरटी हर बुक का ग्रैंड पप्पा है ना, ये सबका, क्योंकि सब इसी से सीखे हैं। इन्हीं का जो टॉपिक दिया रहता है एनसीईआरटी बुक में, उसको देख देख के सारा बुक लिखा हुआ है। इस बुक में जो बात दिया है वही सही मानना है, बाकी बुक का नहीं पता, चाहे वो कितना भी अच्छा बुक क्यों ना हो, एस चांदी क्यों ना हो, एनसीईआरटी जो बोला उसको मानना है। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल इक्वेशंस। अब जो ये हमारा आया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और भी बहुत सारा लॉ था, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला था, 2-3 लॉ था वहां पर। तो खैर 9th का भी लेक्चर्स होगा, वहां पर उस बारे में भी चर्चा होगा। जिसको पूरा डिटेल में जानना है वो वहां पर 9th वाले लेक्चर्स को सुन ले। ऐसे जितना आपको काम है 10th में उतना यहाँ पर बता देते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस्ड करना है, तो आप सिर्फ ये बात बोलिए, इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है ताकि ये लॉ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो सेटिस्फाई हो सके, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए हो गया। लेकिन अभी अगर आपको समझना है कि 2 मार्क्स में अगर लिखना है, या इसी 1 मार्क्स वाले को ये समझना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, तो उसके बारे में अब डिटेल में थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो आप लोग ये बात पढ़ चुके थे, जैसे ये चीज पढ़े थे ना कि एटम को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से ये बात आता है कि मास को ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब ये बात कैसे केमिकल इक्वेशन में ये फिट होता है, तो इस चीज को समझाते हैं, यहाँ पर आप क्लियर वे में समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि एक इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि बैलेंस नहीं है, जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन ये देख लीजिए, अभी जो जस्ट लिखे थे H2 प्लस O2, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, ये बैलेंस नहीं है। तो अभी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एटम ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, या आप ये भी बोल सकते हैं मास ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता। तो वो देखिए अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो ये बात फेल हो जाएगा, लेकिन ये चीज होना नहीं चाहिए। फिर जैसे कि देखिए अगर इधर ऑक्सीजन का एटम अगर 1 है और इधर ऑक्सीजन का एटम अगर 2 है, तो आप देखिए एटम को तो क्रिएट कर दिए,
एटम तो क्रिएट हो गया, तो एटम तो क्रिएट होता नहीं है, मतलब जितना इधर एटम होगा उतना ही भी इधर एटम होना चाहिए। तो ये देखिए लॉ फेल हो चुका है। अभी अगर और भी कोई इक्वेशंस अगर आप देखेंगे, जैसे एक इक्वेशन और लिखते हैं Mg प्लस O2, ये पढ़े थे ना आप लोग, MgO। अभी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है 1। अभी देखिए ये बैलेंस नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है, रिएक्टेंट में अगर 2 है प्रोडक्ट में 1 हो गया, इसका मतलब क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन का एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, जो कि हो नहीं सकता ना। तो इसके कारण क्या हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फेल कर जा रहा है अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं। तो वही अगर आप इसको बैलेंस कर देंगे तो ये बात एकदम जो है सही हो जाएगा फिर, कि एटम इधर भी बराबर उधर भी बराबर, यही तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अभी देखिए स्टेटमेंट वाइज अगर जाते हैं तो देखिए क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बात ये कहता है कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। अभी आप ये सोचिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों इक्वल नंबर ऑफ एटम है ही नहीं, तो फिर दोनों तरफ इक्वल मास कहां से होगा। अभी एक सिंपल सा चीज है कि अगर मान लीजिए जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, एक सिंपल सा सिचुएशन बताते हैं। मान लीजिए कि आलू है, हर आलू का शेप साइज बराबर, हर एक आलू का मास बराबर। अभी अगर आप वो बैलेंस में अगर आप उसको रखेंगे, LHS और RHS में बैलेंस में अगर आप आलू को रखते हैं, अगर आप इधर भी 8 आलू रखें उधर भी 8 आलू रखें, कंडीशन ये है कि शेप और साइज इवन एक आलू का वेट भी सेम है, तो आप देखेंगे इक्वल नंबर ऑफ आलू देने से वो बैलेंस हो गया पूरा, है ना, यानी मास दोनों तरफ बराबर हो गया। तो अगर एटम का ही नंबर दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो मास कैसे बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों तरफ का मास बराबर होना चाहिए। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एटम अगर सेम हो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, दोनों ही साइड ऑफ इक्वेशंस में अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम है हर एलिमेंट का, तो क्या होगा, मास बराबर हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ चुका होगा बात को, और ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं, इतना ही बात, जितना बात चाहिए जानने का उतना ही, समय नहीं है ना, इसलिए जल्दी जल्दी टॉपिक को काम करना है, एकदम काम से काम मतलब रखना है, ज्यादा नहीं, है ना। तो ये देखिए यहां से हमारा जो ये है टॉपिक, ये भी यहां से कवर होता है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो इसके लिए डेफिनेशन भी जानना है कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन बैलेंस्ड एनी केमिकल इक्वेशंस, है ना, कौन से मेथड से उसको बैलेंस करते हैं। तो कोशिश क्या करते हैं ना, सोचते हैं ऐसा सही रहेगा, हमको लग रहा है क्या सही रहेगा कि ये जो है ना, जो बैलेंसिंग वाला जो टॉपिक है कि किस तरह से बैलेंस करते हैं, इसको एक अलग टॉपिक में रख देते हैं ताकि वो सेपरेट रहेगा। क्योंकि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। बोर्ड एग्जाम आने वाला है, मतलब कुछ 1-2 दिन में, और फिर बोलते हैं स्टूडेंट सर बैलेंसिंग नहीं होता, सर बैलेंसिंग में फंस जाते हैं। तो ये ऐसा है टॉपिक जो स्टूडेंट्स अगर ध्यान नहीं देते हैं तो मैक्सिमम टाइम उनको दिक्कत होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बैलेंस वाला जो टॉपिक है ना उसको एक अलग लेक्चर में डाल देते हैं, अभी सिर्फ यहां तक इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ताकि वो अलग से रहेगा, तो आप हमेशा उसको कभी भी अगर देखना चाहें तो आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो टॉपिक था हमारा वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग करेंगे क्या कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस का डिफिनेशन और कैसे उसको बैलेंस करते हैं। आपके बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो बैलेंसिंग सिखाया गया है, रूल्स है, कुछ स्टेप्स है, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ये कभी आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, राइट द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग एनी केमिकल इक्वेशंस, ये नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ आपको जानना है वो तरीका बैलेंसिंग के लिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहां तक रहा।
इसी तरह से आप लोग कुछ सीख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए, कुछ डाउट हो रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। तो ऐसे पता चलता है ना कि हाँ काम हो रहा है दोनों तरफ से, तो काम करने में मजा आता है ना। तो इसी तरह से आप लोग अपना जीमेल पर कोई डाउट है आप दे सकते हैं, फिर वो फेसबुक पर भी हमारा पेज है वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। और बहुत लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वीडियो कब आता पता नहीं चलता है, तो सिंपल सा चीज है सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस आता रहेगा तो समझ में आ जाएगा कब वीडियो कब आया है, कौन सा वीडियो कब आया है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, समय को और ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाना जरूरी है, लंबा वीडियो बनने के बाद इंटरनेट कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियोस बनाना जरूरी है। इसलिए टॉपिक को बांट बांट कर छोटे छोटे टॉपिक्स में चलेंगे, ठीक है। तो फिर अच्छे से रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, काम अपना करते रहिए, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe our channel to get the notification of new upcoming videos.